नाजरीन, आज हम आपको 1947 में हिजरत करने वाले एक खानदान की दर्द भरी कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी है मोहम्मद जुल्फिकार मिर्जा की। मिर्जा साहब ने तकसीम के वक्त फिरोजपुर से गंडा सिंह कसूर हिजरत की थी। वो अपने हालात और खानदान के बारे में बताते हैं। तकसीम के वक्त मेरी उम्र तकरीबन 6 साल थी। हम 3 भाई थे और हमारी 2 सौतेली बहनें थी। वालिद जलालुद्दीन फिरोजपुर में अजनास का कारोबार करते थे जो काफी उरूज पर था। इस हवाले से उनका हल्का अहबाब भी खासा वसी था। यही वजह है कि आज भी वो बुजुर्ग जो कि बहुत कम रह गए हैं, मेरे वालिद का जिक्र करते हुए रो पड़ते हैं। वो बुजुर्ग बताते हैं कि मेरे वालिद बेहद सखी और जरूरतमंदों के काम आने वाले इंसान थे। उनकी सियासी वाबस्तगी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ थी। इसी वजह से वहां रहने वाले हिंदू और सिख उनसे बोझ रखते थे। अवाम कयाम पाकिस्तान के ऐलान के बाद काफलों की सूरत पाकिस्तान आना शुरू हो गए। हम जिस काफले में थे उसे खसूसी तौर पर ढूंढा गया और मेरे वालिद को तलाश करके हमारी आंखों के सामने काट डाला गया। उनके साथ मेरे चचा और ताया, यहाँ तक के तमाम मर्दों को जिबा कर दिया गया। मेरा छोटा भाई वालदा की गोद में था, उसे भी बर्छी मार कर कत्ल कर डाला। मैं भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरा दरमियान वाला भाई उस वक्त का बिछड़ा हुआ है जो आज तक नहीं मिला। वालदा उसे तलाश करते करते इस जहाने फानी से रुखसत हो गईं। वालिद, चचा, ताया बल्कि तकरीबन तमाम मर्दों की शहादत के बाद खानदान की बेसहारा लावारिस खवातीन और बच्चों पर जो कुछ बीती वो इंतहाई लर्जाखेज दास्तान है। इस दिल खराश सानहे के बाद अफरा तफरी और कयामत का मंजर था, जिसका जिधर मुंह हुआ उधर भाग निकला। किसी को रास्ते की खबर थी, ना ही कोई मंजिल से आशना था। बस इतना पता था कि किसी तरह पाकिस्तान पहुंचना है। उन जालिमों ने औरतों को अपने घेरे में ले लिया। उस अफरा तफरी में मेरी सौतेली बहनें न जाने कहां चली गईं। बलवाइयों का गिरोह हमें अपने साथ एक गांव ले गया जिसका नाम शकूर वाला बताया जाता है। उस गांव के कुछ लोग मेरे वालिद के दोस्तों में से थे, लेकिन हम माँ बेटे के लिए आजमाइशों और मुसीबतों के पहाड़ अभी खत्म नहीं हुए थे। इन हालात में तमाम दोस्त अहबाब आंखें फेर चुके थे। उन्होंने हमें एक चौबारे में बंद कर दिया। वहीं हमें मालूम हुआ कि हमारे खानदान की दीगर खवातीन को भी इसी गांव में रखा गया है, जिन्हें 2-3 दिन बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने हमारे साथ जो जुल्म किया उसके तसव्वुर से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लम्हात अल्लाह किसी दुश्मन को भी न दिखाए। हमें पीने के लिए गर्म खून मिला गंदा पानी और खाने को सूखी रोटी दी जाती थी। पता चला कि 2-4 रोज में हमें भी कत्ल करने का प्रोग्राम बन चुका है। पहले बच्चे यानी मेरे टुकड़े करके मेरी माँ की झोली में डाले जाएंगे और फिर उन्हें भी मार दिया जाएगा। जब वो लोग ये मंसूबा बना रहे थे तो वहाँ मेरे वालिद का एक जानने वाला भी मौजूद था। उसने मेरे वालिद के एक हिंदू दोस्त अमरू को इत्तला कर दी जो मौजा भागताला में रहता था। चुनाचा उसने अपने भतीजे सूरती को ऊंट देकर शकूर वाला के खेतों में भेज दिया। मगरिब के बाद जब सब लोग अपने घरों में खाने पीने में मसरूफ थे, उसी वक्त हमारे मोहसिन ने हमें निहायत एहतियात से चौबारे से निकाला और साथ लेकर खेत तक पहुंचा दिया। इस तरह सूरती हम दोनों माँ बेटे को अमरू के घर ले गया। घर के तमाम अफराद हमें देखकर बहुत खुश हुए और गले लगाकर खूब रोए, क्योंकि उन्हें हमारे साथ पेश आने वाले तमाम हालात का इल्म हो चुका था। वालिद और घर के दीगर अफराद के कत्ल पर सोग मनाया गया। हमें नहलाया धुलाया गया और हमारी देखभाल में कोई कसर न छोड़ी गई। अभी 3-4 रोज ही गुजरे थे कि रियासत फरीदकोट के राजा ने हुक्म दिया, किसी हिंदू के घर से मुसलमान बच्चा भी बरामद हुआ तो उस घर और पूरे खानदान को आग लगा दी जाएगी। यूं हमारे मेजबान बेबस हो गए और इंतहाई अफसुर्दगी और बेचारगी के आलम में हमें एक काफले में शामिल कर दिया गया। अब हमारे सामने पाकिस्तान के सिवा कोई मंजिल, कोई ठिकाना न था। काफला रात को किसी जगह ठहरा तो दुश्मनों ने उसे घेरे में ले लिया और कत्लो गारत शुरू कर दी। किसी का सर कटा तो किसी के टुकड़े कर दिए गए। गर्ज जालिमों ने खून
خون کی ندیاں بہا دی۔ اسی بھاگ دوڑ میں ہم ماں بیٹا بھی جدا ہو گئے۔ اس دوران والدہ کن حوادث سے گزری انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ بہرحال 3-4 روز بھٹکنے کے بعد اچانک ہم دونوں ایک سڑک کے کنارے مل گئے۔ حالات ایسے تھے کہ کچھ کھانے پینے کو نہ تھا۔ والدہ مجھے درختوں کے پتے توڑ کر دیتی۔ چلتے چلتے ہم پھر ایک قافلے میں شامل ہو گئے، مگر سخت تھکاوٹ سے نڈھال ہونے کے سبب ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ہم اندھیری رات میں تنے تنہا چلے جا رہے تھے۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ سامنے جوار کا کھیت نظر آیا اور ساتھ ہی پیچھے کچھ گھڑ سوار دکھائی دیے۔ ہم بھاگ کر اس کھیت میں لیٹ گئے جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گھڑ سوار ایک دفعہ ہمارے سر اور ایک دفعہ پیروں کی طرف سے گزرے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ ہم صبح سویرے اٹھے اور پھر نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ آخر دوپہر تک چلنے کے بعد ایک سڑک تک پہنچ گئے اور کنارے پر کھڑے ہو کر درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ارد گرد انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے جنہیں چیلیں، کوے اور دیگر جانور کھا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک طرف سے کچھ لوگ نمودار ہوئے اور نیزہ میرے پیٹ پر رکھ دیا۔ وہ میری والدہ کو کھینچنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے فوجیوں کا ایک ٹرک نمودار ہوا جسے دیکھ کر وہ بھاگ نکلے۔ فوجیوں نے ٹرک سے اتر کر والدہ کو سہارا دیا اور ہمیں ٹرک میں بیٹھنے کو کہا، لیکن ہم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کی ہمدردی دیکھتے ہوئے ٹرک میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے 3-4 پراٹھے دیے جو ہم نے ایسے کھائے جیسے یہ نعمت زندگی میں پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہو۔ پھر اپنی مشکیزوں سے پانی پلایا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد بہت سا پانی نظر آیا جس کا رنگ سرخ تھا۔ فوجیوں نے بتایا یہ دریائے ستلج ہے اور اس کے اگلی طرف پاکستان ہے۔ پاکستان کا نام سنتے ہی ہمارے جسم میں خوشی کی وہ لہر دوڑی جسے تحریر کی شکل نہیں دی جا سکتی۔ ان فوجیوں نے ہمیں گنڈا سنگھ بارڈر پر لا کر چھوڑ دیا جہاں اور بھی لوگ مہاجر کیمپس میں موجود تھے۔ ہم کئی روز کی مصیبتیں دیکھ کر اپنے پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ میرے والد جام شہادت نوش کر چکے تھے مگر اپنے وطن کے لیے ایک نہ بجھنے والی شمع روشن کر گئے تھے جس کی لو بہت پیاری، دلوں کو سکون، اندھیروں کو روشنی دینے والی اور مایوسیوں کے لیے یقین کا پیغام تھی۔ سو میں اپنے ہم وطنوں سے یہی کہوں گا کہ ہر محب وطن پاکستانی کا اولین فریضہ اور زندگی کا اہم مشن یہی ہونا چاہیے کہ اس شمع کی روشنی بڑھتی اور پھلتی ہی رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔